नेक्स्ट आ रहा है आपका बेटा ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है, या इसे ग्राम एटम भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपने इस एलिमेंट का जो वेट है वो ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया तो उसे ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है या फिर आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो सभी के एटॉमिक वेट को सम जो रहेगा, सभी एटम्स का जो सम है वो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है यहाँ पे, सोडियम का 23 AMU है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। बट क्योंकि ऑक्सीजन आपकी 3 है तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एटम कितने हैं ऑक्सीजन के? 3। तो आपने टोटल देखा तो ये आया आपका 84 AM। क्लियर? चलिए, दिस वाज योर, देखिए बेटा ये तो है आपका 74, अगर यही आपके ग्राम में रिप्रेजेंट हो जाए तो उसको बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट आ रहा है नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। देखिए, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपके 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 एलिमेंट से बना है। जब कभी भी इस तरह का होता है तो यूजुअली आपका जो फर्स्ट लेटर रहता है, जो फर्स्ट रहता है आपका एलिमेंट, वो आपका रहता है मेटल, ठीक है, और जो सेकंड रहता है वो आपका नॉन मेटल रहता है, ठीक है। तो जो मेटल होगा तो उसको तो आप एज इट इज उसका नेम लिख दोगे, और जो नॉन मेटल या सेकंड जो लेटर वो होगा आपका एलिमेंट, उसके साथ में सफिक्स में आइड लगा देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम MgCl2 था तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का आइड क्लोराइड, दैट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, इन केस अगर कोई ऐसा एलिमेंट है या पॉजिटिव आयन है जो वेरिएबल वैलेंसी दे रहा है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अस एन इक वाला, सेम एग्जैक्टली इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि जो आपका पॉजिटिव आयन है वो अस टाइप का है या एक टाइप का है। इसके बेसिस पे आपका जो कंपाउंड बनेगा उसकी नेमिंग की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 ऑक्सीजन है, देखो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि सेकंड जो आपका एलिमेंट है वो कितने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये था आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो देखिए 1 सल्फर, डाई मीन्स 2 ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि बाइनरी है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? आइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इनकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका बाइनरी एसिड। इस टाइप के एसिड जो आपके हाइड्रो स्लैश एक एसिड होते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरिक, ब्रोमीन है तो ब्रोमिक, आयोडीन है तो आयोडिक। अगर इस टाइप के कोई एसिड हैं तो उनका जो यहाँ पे देखिए ये है, तो इनसे क्या बनेगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया? क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा? एक। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सी एसिड। अगर कोई आपका एसिड है उनमें क्या है? ऑक्सी है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन का नंबर कम है तो हो जाएगा वो अस, और अगर ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा हैं तो वो हो जाएंगे एक। फॉर एग्जाम्पल HNO2, देखिए इसमें O3 है, इसमें O2 है, तो इसके नेमिंग में क्या आ जाएगा? अस, और इसकी नेमिंग में आ जाएगा एक। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रस एंड नाइट्रिक। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉल्ट के। ये देखिए अस एंड एक, ठीक है। हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मान लो अगर इससे भी कम है, 80 से भी कम है तो वो हो जाएगा हाइपो, और 1 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HClO हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, ठीक है। HClO3
क्लोरिक एसिड, और अगर इससे भी ज्यादा है तो परक्लोरिक एसिड। ठीक है, बेसिस है तो बेसिस में आप डिपेंड कर रहे हो कि आपका जो मेटल है, मेटल के साथ साथ आपका क्या है, इसका आइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल KOH है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉल्ट है आपके और वो बाइनरी एसिड से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, तो उसकी जो सफिक्स में क्या आ जाता है, आइड। ठीक है, जैसे आपने जो भी आपका मेटल था वो प्लस ये प्लस आइड, सोडियम क्लोरीन आइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर ऑक्सी एसिड से कोई बना हुआ है तो सेम वहां पे आपका अस और इक था, तो जो अस था उसके सफिक्स में आइट आ जाएगा और जो इक था उसके सफिक्स में एट आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का आपका एसिड था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, सोडियम कॉपर, ये सारी चीजें होंगी, वो आपके मेटल्स होंगे, और बाकी जो है ये डिपेंड कर रहा है कि उसमें जो आपका ऑक्सी एसिड है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका केमिकल इक्वेशन। देखिए, कोई भी आपका केमिकल चेंज है उसको अगर आप इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, कुछ सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी। जो जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इनको हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, और प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के बाद जो चीजें बनेंगी उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, और इनको आप हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, उस चेंज के ड्यूरेशन में मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दे रखा है कि स्टार्टिंग में वेट इसका इतना था, इसका इतना था, और बाद में रिएक्शन के बाद इसका वेट इतना हुआ और इसका इतना हुआ, तो लेकिन जो टोटल रहेगा लास्ट रिएक्टेंट का इतना था तो प्रोडक्ट का भी इतना ही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए, जब आपका कोई भी एलिमेंट है और वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन हमेशा उनका जो वेट है उसके प्रॉपर रेशियो में करेगा। बात समझो कि दो एलिमेंट है, कंबाइंड हो रहे हैं, उनका जो वेट है उसका रेशियो लिया, और वो रेशियो आपके एक डेफिनेट रेशियो में ही वो केमिकली कंबाइंड हो सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया हुआ है, हम वाटर का भी ले सकते हैं। वाटर आपका 1:8 के रेशियो में कंबाइंड होता है। ठीक है, वहीं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, ये देखिए 12:32 होता है, इसी को आप 3:8 के फॉर्म में कह सकते हो। ठीक है, जैसे कार्बन का आपका वेट कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का कितना है, 32 है, वैसे 16 होता है, बट क्योंकि ये 2 है तो इसीलिए वो 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो ये आपका 3:8 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। देखिए, नेक्स्ट आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, अभी हमने देखा जो आपके एलिमेंट होते हैं वो वेट के एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइंड होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं। जब आप बात करते हो मल्टीपल सब्सटेंसेस की, तो जब आपके ये एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रेशियो में कंबाइंड होंगे, ये आपके मल्टीपल प्रोपोर्शन पे मल्टीपल रेशियोज में भी कंबाइंड हो सकते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे आपने देखो ये N और O है, ये आपको देखो 1:1 के रेशियो में भी दिख रहे हैं। यहाँ पे ये 1:2, मैं इनके मास की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये अलग अलग रेशियो में कंबाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी हमने देखा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही वो फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्शन के बाद भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें वो बैलेंस नहीं होते। मान लो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इमेजिन करिए मैं 2 हटा देती हूँ, तो देखिए ये नाइट्रोजन कितने होंगे 1, यहाँ पे नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पे सोडियम कितने होंगे 1, यहाँ पे सोडियम कितने होंगे 2। ठीक है, तो देखो क्या ऐसा हो गया कि ये डबल हो गया, मींस ये फॉर्म हो गया, नहीं ना। तो इस टाइप की रिएक्शन
क्या होती हैं, जिनमें जो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होते उनको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड दे रहे हैं कि आप कोई भी नंबर पुट करके देखते हो, अगर वो फिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट नंबर पुट करके देखते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बैलेंसिंग की जाती है। एक बार आप ये ट्राई करिएगा, और आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आ रहा है आपका फिजिकल कांटेक्ट। दोनों सब्सटेंस आपस में फिजिकली कांटेक्ट होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो कभी भी वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाएगा। ये हमेशा आपके क्या आपस में क्या होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सोल्यूशन। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जब तक आप उनका सोल्यूशन नहीं बनाते हो तब तक वो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं। जैसे आपका ये सिल्वर नाइट्राइट है, वो NaCl के साथ रिएक्शन करेगी, तो इसमें जो NaCl है वो आप उसमें ड्राई डालोगे तो वो कभी भी आपकी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आपको हमेशा इसको डिसॉल्व फॉर्म में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है हीट। देखिए, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो हीट की वजह से हो रही है, मींस अगर आप उसको प्रॉपर अमाउंट में हीट सप्लाई करते हो या फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट है, उसी तरह अगर लाइट के प्रेजेंस में होंगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होंगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, साउंड की कुछ होते ऐसी होती हैं जो साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एसिटिलीन है। ठीक है, ये आपकी कार्बन और हाइड्रोजन ब्रेक होती है, ये साउंड एनर्जी की वजह से हो रही है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें आप प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ही वो रिएक्शन करेंगी। फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करोगे तो वो अमोनिया बनेंगी, लेकिन वो कब बनाएंगी, जब आप उसको प्रॉपर प्रेशर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है आपका कैटलिस्ट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो सकती हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका रिएक्शन है उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेलरेट करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, अगर वो मतलब रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, रिटार्ड कर देंगे तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर उसको इनहिबिटर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए बेटा, रिएक्शन किस टाइप की है इसके बेसिस पे आप केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट आ रहा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके टू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको बेसिकली आप सिंथेसिस भी कहते हो, जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है इन्होंने। ठीक है, इस टाइप की। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए ये एलिमेंट एंड कंपाउंड है। ये आपके देखिए ये एक एलिमेंट है और एक आपका एक कंपाउंड है, ये आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस ऐसी रिएक्शन है जिसमें सिंगल कंपाउंड आपका स्प्लिट हो जाता है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वो आपकी डिपेंड कर रही है कि किसकी प्रेजेंट में हो रही है। अगर वो हीट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही होगी तो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही होगी तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है। वंस अगेन, अगर वो हीट की वजह से हो रही है तो थर्मल, लाइट सनलाइट की वजह से हो रही है तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रही है तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें सबसे जो ऊपर है वो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे जो रिएक्टिविटी है
वो डिक्रीज होती चली जाएगी और हमेशा ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपकी हेलोजेंस की रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखिए सबसे ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है और ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका डबल डीकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपके दोनों रिएक्टेंट के जो रेडिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, स्विच कर जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं। अभी तक तो देखा था कि एक डिस्प्लेस हो रहा था, अभी अगर ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो आपकी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आप ये रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में करवाओगे तो यूजुअली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो क्या होता है, नीचे की तरफ जाके सेटल डाउन हो जाता है। इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर आप ऑक्सीजन कह लो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह लो, या फिर आप ये कह दो हाइड्रोजन निकल गया, या आप ये कह लो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसके साथ जाके कोई भी कंबाइंड हो गया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो होगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में अगर हम बात करते हैं या तो आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, रिमूव हो जाए, या फिर आपका कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपाउंड में ऐड हो जाए। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए अगर कोई भी आपके रिएक्शन है, अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे सब्सटेंस का डेफिनेटली रिडक्शन हो रहा होगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो देखो अगर आप इमेजिन कीजिए कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसको एक बार आप इससे गो थ्रू होइएगा। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, बट एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। नेक्स्ट आ रहा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, निकलती है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मींस एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, बेसिकली ये बर्निंग की बात कर रहे हैं। आपने बर्न किया, बर्न होगी तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन जिनको होने के लिए आपके सब्सटेंसेस जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रस का ऑक्साइड बनेगा और ये हमेशा इसमें एनर्जी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्शन को। देखो एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव क्यू कैलोरीज, ठीक है, हमेशा एनर्जी पॉजिटिव में होगी, और यहाँ पे ये हिंट है आपको समझने के लिए, और ये नेगेटिव होगी मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आई थिंक ये आपका ये चैप्टर, हाँ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसको सॉल्व कीजिएगा। और ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, स्टिलिंग ऑफ मरकरी। व्हाट इज स्टिलिंग ऑफ मरकरी? ये आपकी ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी लश्कर खो देती है। ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब के ऊपर स्टिक कर जाती है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, टेलिंग ऑफ। ठीक है, तो इस चीज को आप पढ़िएगा, समझिएगा, और आई होप आपको समझ में आएगा। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ये इस तरह की ये सीरीज है, फटाफट से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ऑलमोस्ट बायो की सीरीज के भी आपके 4 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर में जल्दी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। इट विल आई थिंक मोर देन 3 days ये वो लेगा नहीं, और वो काफी इजी चैप्टर्स भी है आपके। ठीक है, इसमें भी आपके देखिए
क्योंकि 3 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर है वो एयर एंड ऑक्सीजन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। Still you have any doubt, write down in comment section. Please do like, subscribe and share my videos. Thank you. Bye bye.